नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष चौहान। आपका स्वागत कर रहा हूं सनातन साहित्य में। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको एक कविता पढ़ करके सुनाया था जिसका नाम था शोषण गीत। शोषण पर आधारित वो कविता थी और उसमें मैंने कहा था कि ये एक छंदबद्ध रचना है। इनमें पंक्तियों में मात्राओं की संख्या बिल्कुल बराबर है। तो पुराने जो लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, जो पुराने समय से लिख रहे हैं, उनको तो आसानी से समझ में आ सकता है कि इनमें मात्राओं की संख्या जो है बिल्कुल बराबर है। लेकिन नए लोगों के सामने ये समस्या होती है कि उनको मात्राओं की गणना करना नहीं आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मात्राओं की गणना कैसे की जाती है। वैसे अगर किसी को कविता के सुर का ज्ञान हो जाए, पंक्तियों को अगर वो अच्छे से पढ़ पाए, तो आसानी से उसको समझ में आ सकता है कि इनमें मात्राओं की संख्या जो है वो बिल्कुल बराबर है या फिर नहीं है। लेकिन अगर गणना करना अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप छंदबद्ध रचनाएं नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप छंदबद्ध रचना करना चाहते हैं, मात्राएं बराबर रखना चाहते हैं, तो आपको जरूरी है कि आप मात्राओं की गणना करना सीखें। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं। तो देर न करते हुए चलिए देखते हैं कि मात्राओं की गणना कैसे की जाती है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि मात्राओं की गणना कैसे करते हैं। सबसे पहले मात्रा की परिभाषा। वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। अर्थात कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है और कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, तो उसी को मात्रा कहा जाता है। मात्रा के प्रकार भी होते हैं, ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा। जब वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है तब वहाँ ह्रस्व मात्रा होती है और वर्ण के उच्चारण में अधिक समय लगने पर दीर्घ मात्रा होती है। ह्रस्व मात्रा वाले वर्ण को लघु वर्ण कहा जाता है, जिसमें मात्रा संख्या या भार 1 होता है। यानी कि अगर कोई लघु वर्ण है तो वहाँ पर मात्रा 1 गिना जाता है। वैसे ही दीर्घ मात्रा वाले वर्ण को गुरु वर्ण कहा जाता है, जिसमें मात्रा संख्या या भार 2 होता है। एक मात्रा के लिए एक सीधी डंडी का इस्तेमाल करते हैं, आई जैसा दिखता है जो, उसका संकेत लिखते हैं, और दो मात्राओं के लिए एस जैसा संकेत लिखते हैं। ये आई और एस नहीं है, इस प्रकार से वो दिखाई देते हैं, ये संकेत लिखा जाता है। अब जो मूल सिद्धांत है उस पर नजर डालते हैं कि स्वर के आधार पर मात्राओं की गणना निर्धारित होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं, जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं ये भी आप जानते हैं, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अन आहा। और वैसे इनमें छोटे स्वर और बड़े स्वर होते हैं। छोटे स्वर जो होते हैं अ ई उ होते हैं, ये सब छोटे स्वर हैं। और बड़े स्वर में आ ई उ ए ऐ ओ औ अन और अहा। यहाँ पर अन को अनुस्वार कहा जाता है और अह को विसर्ग कहा जाता है। ये जब किसी वर्ण के साथ में होते हैं तब उसको गुरु वर्ण बना देते हैं। आगे देखते हैं, जिन वर्णों में छोटे स्वर होते हैं वे लघु वर्ण कहलाते हैं और जिनमें बड़े स्वर होते हैं वे गुरु वर्ण कहलाते हैं। यही मूल सिद्धांत है। इसको समझ लेने के बाद में मात्राओं की गणना करना बिल्कुल आसान हो जाता है। अब देखते हैं उदाहरण से, अमर शब्द को देखते हैं। इस शब्द के प्रत्येक वर्ण में अस्वर है जो कि छोटा स्वर है, अतः उच्चारण में कम समय लग रहा है, जिससे ये सभी वर्ण लघु वर्ण हैं। अ में जो स्वर लगा हुआ है छोटा स्वर अ है, म में भी अ है और र में भी अ है, छोटा स्वर लगा हुआ है। तो ये सभी, इस शब्द के सभी अक्षर जो हैं वे लघु वर्ण हैं। तो 1, 2 और 3 अमर शब्द में 3 मात्राएं हैं। स्पष्ट हो गया। वैसे ही दूसरा शब्द लेते हैं आमिर। इस शब्द में पहले वर्ण में आ स्वर है जो कि बड़ा स्वर है, तो ये उसको गुरु बना दिया। अतः उच्चारण में अधिक समय लग रहा है, जिससे पहला वर्ण गुरु है और बाकी 2 वर्ण लघु हैं। तो आमिर में आ हो गया 2 मात्रा, मा में छोटे ई की मात्रा है तो ये छोटा स्वर है, तो ये भी एक लघु वर्ण है। र में अ स्वर है तो ये भी एक लघु वर्ण है। तो आमिर में कुल मिलाकर के आ हो गया 2, मी हो गया 1 और रा हो गया 1, तो 2, 3 और 4 आमिर शब्द में 4 मात्राएं हैं। समझ आ रहा है। इसी प्रकार इंतजार शब्द को देखते हैं तो इस शब्द में ई और ज में बड़ा स्वर लगा है, शेष में छोटा स्वर है। तो बड़ा स्वर है ई में और ज में, तो इन के लिए हो गया 2, ता के लिए हो गया 1, जा के लिए हो गया 2 और र के लिए हो गया 1। तो कुल मिलाकर के इंतजार में 6 मात्राएं हैं। आगे देखते हैं, चलिए एक शब्द को लेते हैं। चलिए शब्द में 4 मात्राएं हैं, क्योंकि ए एक बड़ा स्वर है। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि ए जो है छोटा स्वर है या फिर बड़ा स्वर है, इसलिए मैंने ऊपर में बता दिया है कि बड़े स्वर में कौन कौन से हैं। तो ए जो है वो बड़े स्वर की कैटेगरी में आता है। तो चलिए शब्द में 4 मात्राएं हैं। च में हो गया 1, ल में छोटे की मात्रा है तो हो गया 1 और ए में 2 मात्राएं हैं। तो कुल मिलाकर के 1, 1 और 2 मतलब 4 मात्राएं हैं। वैसे ही मात्रा गणना करते समय आधे अक्षर की भी स्थिति आती है, और यह आधा अक्षर जो है 2 प्रकार से शब्द में आते हैं। एक तो शब्द के बीच में आता है, दूसरा शब्द के आरंभ में आता है। दोनों की स्थिति में मात्रा भार में अंतर आता है। उदाहरण से देखते हैं, शब्द को लेते हैं। इसमें आधा अक्षर ब पूर्व के वर्ण या अक्षर के साथ मिलकर उसे गुरु वर्ण बना देता है। मतलब
ये जो श के साथ श के बाद में जो ब है वो एक साथ मिल जाएंगे, वो हो जाएगा शब। तो यहाँ पर वो हो जाएगा गुरु वर्ण और मात्रा संख्या हो जाएगा 2 और द में 1 मात्रा है। तो शब्द में कुल मिलाकर के 3 मात्राएं हैं। स्पष्ट हो गया। अब दूसरा प्रकार देख लेते हैं कि जब आधा अक्षर शब्द के पहले आता है, तो आधा अक्षर जैसे त्याग शब्द है, इसमें आधा अक्षर आधा त अगले वर्ण के साथ मिलता है, लेकिन मात्रा भार में कोई अंतर नहीं आता है। त्याग में 3 मात्राएं हैं, भाग में भी 3 मात्राएं हैं, राग में भी 3 मात्राएं हैं। हम त्याग कहें या फिर याग कहें, उनमें बराबर समय लगता है, तो इनमें मात्राएं जो हैं वो 3 होती हैं। तो शब्द के पहले अगर कोई आधा अक्षर लगे तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। बाकी के जितने भी जो अक्षर हैं उनके अनुसार मात्राओं की गणना की जाती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं अह या विसर्ग होने पर। एक शब्द लेते हैं इसमें प्रातः शब्द। तो प्रातः का जो सामान्य रूप से उच्चारण हम करते हैं वो कैसे होता है? प्रा होता है, त होता है और ह होता है। प्रा के लिए हो गया 2 मात्रा, ता के लिए हो गया 1, ह के लिए हो गया 1। तो कुल मिलाकर के प्रातः में 4 मात्राएं हैं। तो विसर्ग आने पर मात्राओं की गणना कैसे होती है ये आप समझ गए। अब आगे देखते हैं कि जो होने पर मात्रा भाग कोई अंतर नहीं आता है। जैसे पहुंच शब्द में 3 मात्रा है, चिहुक में 3 मात्राएं ही हैं। अगर पहुंच की जगह में पहुंच होता तो हा में अंक की मात्रा आता, अनुस्वार आता, जो कि एक बड़ा स्वर है, तो वो गुरु वर्ण बन जाता। तब यहां पर 4 मात्राएं होती, लेकिन चंद्र बिंदु लगने से किसी प्रकार का मतलब मात्रा में कोई अंतर नहीं आता है। पहुंच में 3 मात्रा, चिहुक में 3 मात्रा। आगे देखते हैं। हलंत की स्थिति में बिल्कुल वही नियम है जो आधे अक्षर के संबंध में बताया गया है। हलंत आप जानते हैं कि जब किसी अक्षर को हमें आधा करना होता है तब हलंत का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए विद्वान शब्द को लेते हैं तो द को आधा किया गया है इसमें, तो पहले जैसे ही इसका नियम है, आधा द जो हो गया वो वी के साथ में जुड़ गया तो गुरु वर्ण बन गया। तो विद के लिए हो गया 2 मात्रा, वा में हो गया 2 मात्रा और न में हो गया 1 मात्रा। तो कुल मिलाकर के इस शब्द में 5 मात्राएं हैं। वैसे उद्धार को लेते हैं, उद्धार में उद हो गया, उद मिल करके दोनों गुरु वर्ण बना दिया, तो ये हो गया 2, धा में 2 मात्राएं हैं और रा में 1 मात्रा है। तो 2, 2, 4, 1, 5। इस शब्द में 5 मात्राएं हैं। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं। अब एक शब्द को ले लेते हैं कर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपके मन में सवाल आ सकता है कि कर्म में को शब्द को किस तरीके से गिनेंगे। तो कर्म में 3 मात्राएं हैं और कर्मनिष्ठ में 6 मात्राएं हैं। इसको मैं अभी स्पष्ट कर देता हूं कि माँ के ऊपर जो आधा र लगा हुआ है वो क के साथ में जुड़ करके गुरु वर्ण बना देता है। तो कर के लिए हो गया गुरु वर्ण 2 मात्रा हो गया और माँ के लिए 1 मात्रा। तो कर्म शब्द में 3 मात्राएं हैं। अब कर्मनिष्ठ में, कर्म के बारे में तो हम जान गए कि 3 मात्रा है। अब निष्ठ में कितनी मात्राएं हैं? आधा श जो है वो निष्ठ, आधा श जो है वो नी के साथ में जुड़ करके गुरु वर्ण बना दिया। तो नी हो गया गुरु वर्ण 2 मात्रा और ठ में 1 मात्रा। तो 2 और 1 3 मात्रा। तो कर्मनिष्ठ शब्द में कुल मिलाकर के 6 मात्राएं हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये है मात्रा गणना के संबंध में एक अध्याय। उम्मीद करता हूं कि आपको यह अध्याय अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप भी छंदबद्ध रचना कर सकते हैं, मात्राएं गिन सकते हैं और श्योर हो सकते हैं कि आपने सही रचना की है या फिर नहीं की है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।